हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डी जियान ने ये ऑफर दिया था कि वो जाके चैंग को पकड़ के यहाँ पे ला सकता है। तो फिर कॉन्गमिन भी उसकी बात मान चुका था और वो आगे से चिल्ला के कहता है कि डी जियान चैंग को जिंदा पकड़ के लेके आए, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि किसने उसकी बेटे को हाथ लगाने की जरूरत की है। हम लोग इसी साइड में हम लोग इधर देखते हैं जहाँ पे वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे कि कौन असली है और कौन नकली। उसी टाइम पे ग्रुप का लीडर अपने मन के अंदर सोच रहा था कि यहाँ पे सबके डबल रोल है लेकिन मैं ही सिंगल क्यों हूँ। लेकिन उससे बाद में ऐसा लगता है कि ये सभी माटोर का इनविंसिबल प्लान हो सकता है, क्योंकि माटोरी यहाँ पे बाहुबली है और वो किसी को भी मार सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ग्रुप को लीडर को लगता है कि उसे माटोर के साथ ही रहना चाहिए, तभी उसे ज्यादा फायदा होगा और वो जिंदा बच जाएगा। इसके बाद वो चैंग को भाई गाली देते हुए कहता है कि चैंग जल्दी से मारे जाओ और बायुवे को उसके हवाले कर दो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे माडोर भागते हुए आता है और वो डायरेक्ट चैंग के पैरों के नीचे गिर जाता है। इसके बाद माडोर उन लोगों के ऊपर हमला करता है और उन्हें ऐसे ही मार देता है। इसके बाद माडोर चैंग को तेल लगाते हुए कहता है कि देखो भाई, मैंने उन लोगों का सारा ख्याल कर लिया है जो तुम्हारे रास्ते के बीच में आ रहे थे, इसीलिए हम दोनों अब यहाँ से पार्टनर हुए, इसीलिए तुम मुझे नहीं मारोगे। इस पे चैंग उसे कहता है ठीक है बाबू, चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग ने माडोर से पूछा था कि ये आर्टिफैक्ट काम कैसे करता है और इसकी एबिलिटी क्या है, जिसपे माडोर ने चैंग को बता दिया था कि ये जो आर्टिफैक्ट है ये टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। आसान शब्दों में ये जो आर्टिफैक्ट है ये सबसे पहले टाइम को कंट्रोल करता है, जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर देता है, लेकिन उसी के साथ ये टाइम को पीछे भी करता है, वो भी स्पेस के साथ। इसीलिए वहाँ पे दो क्लोन हो जाते हैं, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट की सेकंड एबिलिटी टाइम रीजनरेशन है, जिसके अंदर जो समय है वो एक पॉइंट तक वापस चला जाता है। इसीलिए चैंग और बायोवे ने जितने भी पॉइंट और कल्टीवेशन ने इकट्ठा किया था वो टाइम और स्पेस की वजह से जब वो वापस गए थे, इसीलिए वो फिर से कम होने लगे थे और इसी वजह से चैंग के पॉइंट और बायो की कल्टीवेशन वो कम हो गई थी। लेकिन समस्या यहाँ पे ये हो चुकी थी कि टाइम और स्पेस के वापस जाने की वजह से अब यहाँ पे दो दो चैंग और दो दो बायुवे हो चुकी थी। इसके बाद भाई जो पहले वाला चैंग था, यानी कि ये दोनों असली तो हैं, लेकिन पहले और बाद वाला चैंग वो दोनों अलग हैं। इसीलिए पहले वाला चैंग बाद वाले चैंग से कहता है कि तुम नकली हो, लेकिन बाद वाला चैंग उससे कहता है कि मैं नहीं, तुम नकली हो, और वो दोनों इसी बात के ऊपर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसीलिए उन दोनों के पास असली कौन है ये पता लगाने का बस एक ही रास्ता था और वो था महायुद्ध। जिसके बाद दोनों चैंग एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं और वहाँ पे पूरी ताकत को रिलीज करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। पहले वाला चैंग दूसरे चैंग के ऊपर यांग फिंगर का इस्तेमाल करता है, तो फिर सामने वाला चैंग उसे आराम से ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद दूसरा यांग पहले वाले चैंग के ऊपर वहाँ पे एनर्जी बीम और एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए, जिससे वहाँ पे तगड़ धमाका तो होता है, लेकिन उन दोनों के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन माडोर की फटके चार हो चुकी थी और वो बेचारा पेड़ के पीछे बैठा हुआ सोच रहा था कि ये दोनों राक्षस हैं और इन्हें खुला किसने छोड़ा, इन्हें तो बांध के रखना चाहिए। ये तो कहो कि माडोर की किस्मत अच्छी है कि उसके पास आर्टिफैक्ट था, नहीं तो अगर वो चैंग से थोड़ा टाइम पहले मिला होता तो फिर चैंग उसका यूं ही तेल निकाल लेता और उसे पसीज देता। जिसके बाद वो दोनों चैंग अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि यहाँ पे पावर लेवल, मेथड, टेक्निक्स वो सभी एक ही हैं, इसीलिए उन्हें वेरीफाई करने का तरीका बदलना चाहिए, जिसपे वो दोनों चैंग राजी होते हैं। जिसके बाद वो दोनों चैंग फैसला करते हैं कि वो यहाँ पे सवाल जवाब खेलेंगे और फालतू के क्वेश्चंस को इग्नोर करने के लिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों बायुवे से सवाल जवाब खेलेंगे। बायुवे उनसे सवाल पूछेगी और उन दोनों चैंग को सामने से जवाब देना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों बायुवे आगे बढ़ती हैं और वो चैंग से पहला सवाल पूछती हैं, क्या चैंग बायुवे को पसंद करता है? अगर चैंग गलत जवाब देता है तो फिर उसे सर के ऊपर टपली पड़ेगी और वो दोनों चैंग नकली हो जाएंगे। इस पे चैंग कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और वो पूछता है कि कोई दूसरा सवाल है क्या, जिसपे दोनों बायुवे वहाँ पे दूसरा सवाल पूछती हैं कि चैंग ने अपने पूरे जीवन के अंदर ऐसी कौन सी शर्मनाक चीज की है जिसके ऊपर चैंग को बेहद शर्म आती है। चैंग आगे से जवाब देता है कि उसने किसी कॉन्टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे से मैच जीता था, जिसके बाद उसने वहाँ पे शो ऑफ करते हुए अपनी पॉकेट के अंदर अपना हाथ डाल लिया था। हालांकि चैंग को इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दुश्मन कौन था, लेकिन दोनों बायुवे इसका मतलब गलत समझ लेती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चैंग इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे अपने दुश्मन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बोले तो महामहिम। जिसके बाद चैंग को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और वो दोनों ही अपना सर छुपाने लगते हैं, लेकिन बायुवे यहीं पे नहीं रुकती है और वो आगे से कई सारे सवाल पूछने लगती हैं कि चैंग ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिससे उसे और भी ज्यादा शर्म आती है, और चैंग ने अभी तक कितनी सारी औरतों को एडमायर किया है और वो कितने साथ के साथ सो चुका है। जिसपे चैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए वो दोनों ही वहाँ पे सवाल जवाब वाला खेल बंद कर देते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि मैं बायुवे को ये नहीं बता सकता हूँ कि पिछले 20 सालों से मैंने अभी तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया
लगाया है। इसके बाद दोनों चैंग एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ डालते हैं और कहते हैं कि चल भाई, हम लोग कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, लेकिन इससे सवाल नहीं पूछेंगे। जिसके बाद हम लोग डी जियांग को देखते हैं जो कि अपनी पूरी आर्मी लेके सीक्रेट डोमेन के थोड़ा सा बाहर पहुंच चुका था। खैर इसके बाद डी जियांग अपने सोल्जर्स को एक स्पीच देता है कि वो जैसे ही सीक्रेट रियलम के अंदर घुसेंगे तो वो सबसे पहले कल्प्रिट को पकड़ेंगे। इसके बाद उसे उठा उठा के पटकेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन ऐसा बंदा है जो कि उसके छोटे भाई को हाथ लगा सकता है। हम लोग इधर सीक्रेट रियलम के अंदर चैंग को देखते हैं और उन दोनों ने मिलकर उस आर्टिफैक्ट को ढूंढ निकाला था। बेशक उन्हें निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन माडोर जो कि आर्टिफैक्ट का पहले से ही ओनर था, उसकी मदद से उन दोनों को काफी जल्दी वो आर्टिफैक्ट मिल चुका था। इसीलिए वो दोनों माडोर से कहते हैं कि माडोर ने काफी अच्छा काम किया है, इसीलिए माडोर को एक रिवॉर्ड तो बनता ही है। जिसमें माडोर आगे से कहता है कि सालो ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम लोग मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, अभी इतना मारा था तो फिर ये आर्टिफैक्ट देना ही पड़ेगा ना। इसके बाद डी जियांग सीक्रेट रियलम के स्पेस को तोड़ता है और अंदर घुसता है और अंदर घुसते ही कहता है कि अपन आ गया है, जरा बताओ तो कौन माडोर को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तब वो वहाँ पे दोनों चैंग और माडोर को देखता है और वो इस बात से हैरान होता है कि यहाँ पे दो कीड़े क्या कर रहे हैं। लेकिन वो आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन सबको साफ कर देगा। खैर माडोर जैसे ही वहाँ पे डी जियांग को देखता है तब वो काफी खुश हो जाता है और उसको फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है कि वो दोबारा जिंदा बच सकता है। खैर दोनों चैंग आगे से डी जियांग को घूरते हुए कहते हैं कि ऊपर से नीचे देखने तक तो ये पक्का कोई हाई स्टेटस वाला डीमन क्लैन का डीमन लगता है और साथ ही में इसकी कल्टीवेशन भी इमॉर्टल वनरेबल तक है, यानी कि पैसा काफी मिलने वाला है। डी जियांग की आर्मी के जो सोल्जर्स और कमांडर थे वो सभी बिल्कुल चैंग को हल्के में लेते हैं, यानी कि चाय में पड़ी चाय पत्ती की तरह। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चैंग क्या बवाल चीज है। खैर इसके बाद डी जियांग उन्हें ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से आगे बढ़े और दोनों चैंग को बीच से चीर दें। चैंग आगे से तालिक बजाता है और अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दो दावे ड्रैगन को समन करता है। वो दोनों ड्रैगन आगे बढ़ते हैं और एक ही बार में आधी आर्मी को निगल जाते हैं और उन्हें बीच से चीर देते हैं। खैर माडोर जैसे ही देखता है कि दोनों चैंग बड़ी आसानी के साथ इमॉर्टल वनरेबल और इमॉर्टल एम्परर जितने डीमंस को यूं चुटकियों में मारे दे रहे हैं, तो फिर उसकी जो उम्मीद की किरण थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। खैर डी जियांग वहाँ से खिसकते हुए कहता है कि इससे पहले उन दोनों राक्षस की नजर मेरे ऊपर पड़े, मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ जब तक वो दोनों डी जियांग के साथ निपटते हैं। इसके बाद माडोर तो भाई वहाँ से खिसक लेता है। खैर डी जियांग के पसीने छूट जाते हैं जब वो अपनी बेहतरीन आर्मी को इस तरह से मरते हुए देखता है और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये दोनों साले हैं कौन जिनके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन है कि वो उस आर्मी को यहाँ पे मारे दे रहे हैं, जिसने हजारों सालों तक बैटल फील्ड में फाइट की है और वो किसी के सामने भी अपना सर नहीं झुकाते हैं और शान से खड़े रहते हैं। लेकिन इन दोनों मॉन्स्टर के सामने वो एक ही झटके में वाइप आउट हुए जा रहे हैं। खैर अब डी जियांग की फटने लगी थी, इसीलिए वो सोचता है कि वो अबे के लिए दो डोमेन मास्टर के साथ नहीं निपट सकता है, इसीलिए तुरंत उसे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। जिसके बाद जब उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी तब वो यहाँ पे दोबारा आ जाएगा फाइट करने के लिए। जिसके बाद डी जियांग वहाँ से तुरंत खिसकने लगता है। चैंग उसे भागते हुए देख लेता है और उसे कहता है कि भाग कहाँ रहे हो, अभी भी कुछ सवाल पूछने हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। एक चैंग पहले वाले चैंग से कहता है कि मैं उसे जाके रोकता हूँ, जिसके बाद तुम उसे पकड़ लेना और सवाल जवाब करना। इसके बाद जी डियान वहाँ से भाग ही रहा था कि वहाँ पे जल्दी से चैंग आ जाता है, जो कि उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है जा कहाँ रहे हो भाई, अभी हमें चाय पी के थोड़ी सी बात करनी है। डी जियान इसे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये साला काफी तेज है। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको डी जियान ने अभी तक पूरी तरीके से सीखा नहीं है, लेकिन अब बात जिंदगी और मौत की आ चुकी है तो फिर वो ये रिस्क लेने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जी डियान वहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम था 10,000 सोल पाम। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में कई सारे सोल पाम आते हैं और वो चैंग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो रहे थे। वो पाम अटैम जैसे ही चैंग के ऊपर गिरता है तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। डी जियान इसी का फायदा उठाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर किक मार के उसे पीछे पटक देता है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे वंग यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और डी जियान के ऊपर हमला करता है। यांग फिंगर उसके सीने को चीरते हुए पार निकल जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है और वो वहाँ पे मरने लगता है। दोनों चैंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वन यांग फिंगर टेक्निक पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है और इसके जो पावर थे वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन और ताकतवर हो चुकी है। चैंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि अटैक पावर पहले से और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। हालांकि उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन वो पहले से थोड़ी सी तो बढ़ी थी। और उसे याद आता है जब उसने किसी एक के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी तब वो अटैक फिर से वापस हो चुका था और उसे ये भी बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन बाद में उसे पता चल
जाता है कि ये सब कुछ आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिफैक्ट के अंदर से आर्टिफैक्ट स्पिरिट बाहर निकलती है, जिसको देख के चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा रेयर होती है और उनको मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और उनको सिर्फ रिफाइन एशियन गॉड ही कर पाते हैं, लेकिन इसका जो सक्सेस रेट होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। और दूसरी बात, इनके पास सोचने समझने की शक्ति होती है, यानी कि इंसानों की तरह। जिसके बाद वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट चैंग को गले लगा लेती है और उसे मदद मांगने लगती है कि चैंग उसके मास्टर की मदद कर ले। उसी टाइम पे बायुवे वहाँ पे भागते हुए आती है और वो चैंग को खबरदार करती है कि वो जल्दी से आर्टिफैक्ट स्पिरिट से दूर हो जाए, नहीं तो वो स्पिरिट उसे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन बायुवे की कोशिश को कोई भी फायदा नहीं होता है। तब तक वो स्पिरिट चैंग को अपने साथ ले जाती है और बायुवे के हाथ में ठेंगा आता है। और जब बायुवे दूसरे वाले चैंग की तरफ देखती है तो सीक्रेट रियलम के डिसअपीयर होने के साथ साथ वो क्लोन भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे चैंग काफी ज्यादा हैरान हुआ था। और साथ ही में वहाँ पे जो भी सेकंड डायमेंशन से लोग आए हुए थे वो सभी भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट स्पिरिट की वजह से वो सभी लोग भी वहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि अब तक आर्टिफैक्ट स्पिरिट ये सब कुछ कर रही थी। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपनी सपनों की दुनिया में उठता है। तब उसे पता चलता है कि वो डायरेक्ट अपर वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की थी जो कि चैंग के गालों को छूते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ स्प्रिंग के नाइट बिताना चाहते थे ना, इसीलिए तुम जानबूझ के मेरे साथ मेरे बेड के ऊपर ही सो गए। हमें साइड में बताया जाता है कि ये लड़की एक सेलेस्टियल गॉड है और इसका नाम है गॉडेस ऑफ स्प्रिंग और इसका रियल नेम है चैंग जी। खैर चैंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये आर्टिफैक्ट गांजा फूक के आई है क्या, ये करना क्या चाहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई चैंग जी आगे से कहती है कि चलो हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, इन दी वेट तुम मुझे पकड़ोगे और मैं तुमसे बच के भागूंगी। खैर चैंग का इस बात से बहुत बड़ा मुंह खुल जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो पकड़म पकड़ाई खेले यहाँ से भाग जाए। इसीलिए वो इन सभी बातों को सुलझाने के लिए सिस्टम को बुलाता है। खैर सिस्टम को वहाँ पे बुलाने का कोई भी फायदा नहीं होता है और वो उल्टा चैंग को बधाई देता है कि चैंग पकड़म पकड़ाई खेलने वाला है, वो भी लिटिल चिक के साथ। इसके बाद चैंग वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और वो सारी चीजों को एक एक करके बताता है कि वो किसी ऐसी दुनिया में आ चुका है जो कि अनजान है और वो किसी ऐसी औरत के साथ है जो भी अनजान है। खैर चैंग जी इसी बात का फायदा उठाती है और वो चैंग को नीचे दबा लेती है और उसे कहती है कि तुमने तो नहीं पकड़ा लेकिन मैंने पकड़ लिया है। इसके बाद वो चैंग के ऊपर ही बैठ जाती है और उससे कहती है लेट्स प्ले बूगी बूगी बू। यहाँ तक कि चैंग को भी समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करें। इसके बाद चैंग जी आगे बढ़ती है और वो चैंग के एप्स को टच करने लगती है, लेकिन चैंग उसके पैर पकड़ लेता है और हड़बड़ाहट में उससे कहता है कि हम लोग किसी और टाइम करेंगे, अभी के लिए हमारे पास दूसरी अपॉइंटमेंट है। लेकिन वो लड़की आगे से कुछ भी नहीं समझती है और चैंग जी उसे कहती है कि तुमने पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ 3 बार करोगे। इसके बाद चैंग जी चैंग का गला दबाने लगती है और उसे घूरते हुए देखने लगती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि मैंने इसे क्या कहा था कि मैं 3 बार करूंगा, ना ही मेरे पास कोई यादें हैं और ना ही मुझे इसका चेहरा सही से याद है, इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो चैंग जी पागल ना हो और उसको रोकने के लिए वो वहाँ पे उससे कहता है कि अभी के लिए रुक जाओ प्लीज। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टाइम जो है वो रुक जाता है और कुछ समय बाद चैंग जी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि वो अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है और वो स्पिरिट चैंग से कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि मेरी एबिलिटी तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं करेंगी। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि सिस्टम बाहर आता है और वो कहता है कि देखो तो एक छोटी सी स्पिरिट हमारे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है। उसे लगा था कि वो हमें कंट्रोल कर पाएगी इन छोटू मोटू ट्रिक्स के साथ, लेकिन चैंग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि साला यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट आगे बढ़ती है और वो चैंग को सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करती है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट चैंग को बताती है कि वो लोग करोड़ों साल पीछे आ चुके हैं एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर, जब गॉड्स और डीमन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टूटा नहीं था और ये जगह सुमी किंगडम है, एशियन कॉन्टिनेंट की साउथ ईस्ट कंट्री है और ये कंट्री इस स्पिरिट और इसके मास्टर को होम डाउन है और साथ ही में ये कंट्री वो पहली कंट्री है जो कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद डिस्ट्रॉय हुई थी। और चैंग यहाँ पे जो भी कांड करेगा उन सभी का असर फ्यूचर में पड़ेगा, क्योंकि इस स्पिरिट की यही एबिलिटी है कि वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो चैंग वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करेगी क्योंकि यहाँ पे एक मेल पेट है और वो स्पिरिट चैंग को उसी के साथ एसोसिएट करेगी जो कि इस डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद वो स्पिरिट चैंग को उस मेल पेट की मेमोरीज देती है और अब से हम लोग उस बंदे की मेमोरीज देखेंगे जो कि करोड़ों साल पहले एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर रहता था। चैंग और लाखों साल पहले वाला बंदा दोनों दिखने में सेम है, एक नाम जैसे ही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी नाता नहीं रखते हैं। पहले ही बता दिया है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। हमें बताया जाता है कि ओरिजिनल ओरन का नाम चन चैंग आ है, साथ ही में उसके पास भी कल्टीवेट करने की कोई भी एबिलिटी नहीं है और वो एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर वो काफी ज्यादा फेमस था बिकॉज ऑफ ही हैज ग्लोइंग
ग्लोइंग स्किन एंड ब्यूटीफुल बॉडी, बेसिकली चिकना था साला। जिसके बाद उन दोनों की मुलाकात हुई, यानी कि स्प्रिट्स की और साथ ही में पुराने वाले चैंग की। जिसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और बगियों में फूल खिल गए। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को चेहरे देखे, तैसे ही उन्हें एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो गया और उनके अंदर जरा सा भी सब्र नहीं बचा था, इसीलिए वो दोनों तुरंत भागते हुए ओयो गए एंड दे हैव बूगी बूगी। और इसी तरह से ये लोग 2 और बार मिले और ये जो चैंग अभी इस टाइमलाइन में आया है जहाँ पे वो लड़की उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, ये उनका तीसरी बार था। इसीलिए वो लड़की चैंग से कह रही थी कि तुम पहले ही 2 बार कर चुके हो और ये तीसरी बार होने वाला है। इसे चैंग को समझ में आ जाता है कि वो गुस्सा किस लिए थी। जिसके बाद चैंग वहाँ पे सिस्टम को बुलाता है, तो फिर सिस्टम चैंग को बताता है कि दूसरी पार्टी जो कह रही है उसे अच्छे से सुनो और अपना फायदा निकाल के उसी को करना। और वैसे भी तुम डोमेन का इस्तेमाल हर जगह पे कर सकते हो और तुम बेशक यहाँ पे भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद वो स्प्रिट चैंग से पूछती है क्या चैंग नाराज हो गया है, क्योंकि वो स्प्रिट ने वो दोनों जब माहौल गर्म कर चुके थे उसी बीच में उसने उंगली कर दी। चैंग उसे कहता है कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो स्प्रिट आगे से कहती है कि इतना नाराज मत हो, यहाँ पे और भी लोग बचे हुए हैं, चाहो तो वहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। जिसपे चैंग आगे से कहता है नहीं नहीं धन्यवाद, मेरे पास पहले से ही एक खूबसूरत वाइफ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आर्टिफैक्ट की स्प्रिट चैंग को एक और झटका देती है कि चैंग से पहले ही यहाँ पे मेल पेट है और वो टोटल 232 है और चैंग का नंबर 233 है। चैंग उसे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे इस बारे में बात करने के लिए लाई हो, जो काम है वो बताओ। जिसके बाद आर्टिफैक्ट की स्प्रिट वहाँ पे बताना शुरू करती है कि अगले 3 दिनों के अंदर उसका मास्टर वहाँ पे मारा जाएगा। आर्टिफैक्ट का पैदा होना ही एक जन्म की तरह होता है और उसका जन्म उसके मास्टर की रक्षा करने के लिए हुआ था। आर्टिफैक्ट स्प्रिट ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मास्टर को बचाने में नाकामयाब रही। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्टिफैक्ट स्प्रिट क्या क्या करती, लेकिन वो कभी भी अपने मास्टर को नहीं बचाती और वो हर बार सिर्फ अपने मास्टर को मरते हुए ही देखती है। जिसके बाद आर्टिफैक्ट स्प्रिट एक झटके में चैंग के चेहरे के पास आ जाती है और आंसू बहाते हुए उसे कहती है कि वो चैंग से भीख मांगती है कि चैंग उसके मास्टर को बचा ले और उसकी मदद करे। चैंग उसे कहता है कि सबसे पहली चीज तुम एक स्प्रिट हो, भले ही मैं तुम्हारे मास्टर को बचा लेता हूँ, लेकिन इससे ये बात नहीं बनती है कि तुम मेरी चीज में बदल जाओगी। दूसरी चीज, तुम टाइम को कंट्रोल कर सकती हो और तुम सिर्फ अपने मास्टर से ही बिलोंग करती हो और जैसे ही मैं तुम्हारे मास्टर को बचा लूंगा तैसे ही तुम मुझे यहाँ से बाहर फेंक दोगी और मुझे मेरे टाइमलाइन में वापस भेज दोगी और इसीलिए मैं तुम्हारा सिर्फ एक जरिया हूँगा तुम्हारे मास्टर को बचाने के लिए और कुछ भी नहीं। आर्टिफैक्ट स्प्रिट आगे से कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करती अगर वो खुद से ये सब कुछ कर पाती, लेकिन उसी टाइम पे चैंग आगे से कहता है लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिससे वो आर्टिफैक्ट स्प्रिट काफी खुश हो जाती है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं और उसके चेहरे के ऊपर सन की मुस्कान थी। बेसिकली उसे उसके फंक्शन की वजह से छोटे मोटे मिशन मिलते रहते हैं और इसीलिए सिस्टम ने उसे नया मिशन दिया था कि उसे आर्टिफैक्ट स्प्रिट की मदद करनी थी उसके मास्टर को बचाने के लिए और इससे फ्यूचर में भी फायदा होने वाला था। और साथ ही में चैंग को जो रिवॉर्ड मिलने वाले थे वो बता देता हूँ। चैंग को 500 मिलियन फील्ड पॉइंट मिलने वाले थे और साथ ही में वो टाइम को कंट्रोल करने वाला कैट मिलने वाला था और ये परमानेंट था। चैंग जब चाहे तब वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है और आगे पीछे कर सकता है। जिसके बाद स्प्रिट वहाँ से जाते हुए कहती है कि ये सब कुछ डील हुई और अब से यहाँ से 3 दिन का टाइम शुरू होता है और चैंग के पास सिर्फ 3 दिन है और उसे 3 दिन के अंदर सब कुछ ठीक करना है। जिसके बाद आर्टिफैक्ट स्प्रिट वहाँ से चली जाती है और वो टाइम को कंटिन्यू कर देती है और चैंग का यहाँ से एग्जाम शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही टाइम शुरू होता है तो चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो चैंग जी के हाथों को पकड़ के उससे कहता है कि बाबू इंतजार करवाने के लिए माफ करना, तो फिर हम लोग कहाँ पे थे और हमें कौन सी पोजीशन से शुरू करना था, डॉगी डॉगी या फिर स्नेकी स्नेकी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे अपने प्यार को अंजाम देना शुरू करते हैं और मैं बता दूं कि चैंग की यहाँ पे पोजीशन मेल पेट की तरह है, बेसिकली अपोजिट जेंडर की रखेल। और वहीं पे चैंग अपने दिल से कहता है कि जुआनचो बुरा मत मानना, तुम्हारा पति पूरी तरीके से इनोसेंट है और वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ही कर रहा है और साथ ही में थोड़े से फील्ड पॉइंट की वजह से, ताकि तुम्हारा पति अपनी डोमेन को बढ़ा सके और थोड़ा सा ताकतवर हो जाए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों डॉगी डॉगी खेलते कि उससे पहले ही घर की छत टूटती है और वहाँ पे हांजी की छोटी वाली वर्जन आती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सब कुछ लाखों करोड़ों साल पहले हो रहा है, यानी कि पास्ट में। हाँ जी, जैसे ही नीचे कूदती है तो वो डायरेक्ट चैंग जी से कहती है क्या वो यहाँ पे मरना चाहती है, जिसपे चैंग जी उसे कहती है कि उसकी छोटी बहन तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही है। मुझे नहीं पता है कि ये दोनों बहन कैसी हैं, एक छोटी बहन जो कि डीमन है और बड़ी बहन जो कि गॉडेस है। पापा ने डबल टीम खेली थी। इसके बाद हान जी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए चैंग जी से कहती है कि उसने चैंग के सर्वेंट को चुराने की कोशिश कैसे की। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग और वो अपने मन में कहता है ओ
फक, ये तो साली हांजी है जो कि डीमन क्लैन से थी और ये यहाँ पे क्या कर रही है और इसका आखिर में पुराने वाले चैंग से क्या रिश्ता है और ये दोनों एक ही फैमिली से कैसे आ सकते हैं। इसके बाद हांजी आगे बढ़ती है और वो चैंग का कॉलर पकड़ के उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे चैंग जे के बेड के ऊपर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। इसके बाद हांजी चैंग को पकड़ती है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। वहीं पे चैंग जी अपने मन के अंदर सोचती है कि उसकी छोटी बहन हमेशा से उसकी चीजों के ऊपर हक जताती है और उन्हें बर्बाद कर देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हान जी थी वो डायरेक्ट चैंग को डीमन टेरिटरी के अंदर ले आती है और जैसा कि उस स्पिरिट ने बताया था कि अभी डीमन और गॉड्स के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है, इसीलिए वो दोनों अभी के लिए एक साथ रह रहे हैं। बेसिकली एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर हमला नहीं करेंगे और आराम से रहेंगे पीसफुली। हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही नीचे लैंड होता है तो वो हाजी से कहता है कि उसे कुछ सेकंड दिए जाएं, इसमें वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सके। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि दोनों बहनों के बीच में एक लड़की को लेके लड़ाई हो रही है कि कौन किसके प्यार में गिरने वाला है। लेकिन हाजी चैंग से कहती है कि उसे यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और वो लोग पहले ही डीमन टेरिटरी के अंदर है और यहाँ पे चैंग जी नहीं आ पाएगी। इसलिए चैंग को जल्दी से हाजी को ये बता देना चाहिए कि चैंग को जो टास्क दिया गया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। जिसे चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि पुराना ओनर एक पालतू कुत्ते की तरह है और उसके पास कोई भी स्टेटस नहीं है, तो फिर उसका हांजी के साथ ये कैसा रिश्ता निकल आया। खैर हमें इसके बाद बताया जाता है कि हांजी ने पहले ही चैंग को अपने नौकर के तौर पर रख लिया था, जिसके बाद उसने ये प्लान किया था कि वो पुराने ओनर यानी कि चैंग को जल्दी से वहाँ पे भेजेगी, जिसके बाद वो उसका फायदा उठाएगी आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए। और ओरिजिनल ओनर ये सब कुछ कर ही रहा था, लेकिन वो जल्दी से हांजी के पास गया और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर ही रहा था। लेकिन हमारा चैंग इन सभी प्लान के बीच में कूद गया और उसने पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। बेसिकली अपना महामहिम चैंग ओरिजिनल ओनर के अंदर कूद गया, जिसके बाद उसने प्लान की धज्जियां उड़ा दी। जिसके बाद हांजी चैंग को घूरते हुए कहती है कि तुम आज अपने प्लान को तो करने में फेल हो ही गए, साथ ही में तुम चैंग जी के बिस्तर पे भी चले गए और अगर मुझे आने में 2 मिनट की देरी हो जाती तुम तो उसके घर भी जाने वाले थे। चैंग उसे कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था उस आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो बस उसको फॉलो कर रहा था ताकि मुझे उसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मैं तो अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। लेकिन हांजी को चैंग के ऊपर शक होने लगता है और वो चैंग से कहती है कि चैंग पहले के मुकाबले आज कुछ अजीब सा लग रहा है। और उसने चैंग जी के साथ कुछ ज्यादा ही देर तक बात की और उसके साथ ही रहा और चैंग को उसके साथ रहने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई, जिससे चैंग को चिंता होने लगती है क्योंकि वो अभी हांजी को कुछ भी पता लगने नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी उसके पास जरा से भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे हालात क्या है और कैसे क्या करना है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे चलता था उसे वैसे ही करना है। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो हांजी की 2 बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को पकड़ लेता है और चैंग गैलेक्सीज को पकड़ के अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे ओरिजिनल ओनर की तरह ही एक्ट करना चाहिए। जिसके बाद हांजी गुस्से में चैंग से कहती है कि कचड़े तू तो गया। वैसे चैंग में बताता है कि ओरिजिनल ओनर इसी तरह से हांजी के साथ मस्ती किया करता था और यही वो तरीका है जिससे हांजी खुश रहा करती थी। वैसे हांजी के खुश रहने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। जिसके बाद चैंग हांजी को गई कमर से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि देखो मेरी बात समझो, जो गॉडेस चैंग जी है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और वो हमेशा गार्डेड रहती है, इसीलिए उसे फ्री करने के लिए मैं उसके करीब गया था और मैं हमेशा तुम्हारी खातिर शेर की गुफा में कूद जाता हूँ, समझा तो करो। इस पे हांजी आगे से शर्माते हुए कहती है ठीक है समझ गई, लेकिन अभी तो जाने दो, मुझे बहुत सारे जरूरी काम करने हैं। जिसपे चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि जाने देना, ये तो नामुमकिन है बाबा, अपन तो कुछ ज्यादा ही लुच्चड़ है। जिसपे सिस्टम भी उसे कहता है मौके का फायदा उठा रहे हो आप। जिसके बाद चैंग ओरिजिनल ओनर को थोड़ी सी दुआएं देता है, ये कहते हुए कि आपके और हांजी के रिलेशन की वजह से मुझे आपकी थोड़ी सी खुशियां इनहेरिट में मिली है, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, आपकी आत्मा को शांति मिले। जिसके बाद हम लोग स्विमिंग बॉर्डर को देखते हैं और जैसे ही हांजी और चैंग वहाँ से गुजरते हैं तो जो भी डीमन थे वो सभी उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि हांजी के पास अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पे अपनी शकल दिखाने के लिए आ चुकी है। दरअसल हांजी हमेशा गॉड रियलम के पास ही रहा करती थी, यानी कि इंसानों वाली जगह पे, और साथ ही में वो अपने साथ कई बार चैंग को भी यहाँ पे लेके आई है, जो कि काफी खराब बात मानी जाती है डीमंस के लिए। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि 2-3 बच्चे हांजी के ऊपर पत्थर फेंक के मारते हैं और उससे कहते हैं कि उसे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि हांजी हमेशा यहाँ पे बुरी किस्मत लेके आती है। और वो साथी में चैंग की बेइज्जती करता है, ये कहते हुए कि चैंग गली का कुत्ता है जिसके बाल सफेद है, और वो साथी में हांजी के पैर चाटा करता है, जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि हांजी की किस्मत डीमन रियलम के अंदर कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और उसे हमेशा परेशान किया जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हांजी किसी टेंट के पास पहुंच जाती है जहाँ पे वो अंदर जाने वाली थी, लेकिन वो अंदर जाने
से पहले चैंग से कह के जाती है कि यहाँ से हिलना नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगी और तुम्हारी बोटी बोटी नोच ली जाएगी। जिसपे चैंग आगे से कहता है ठीक है चली जाओ। और हाँ जी, जैसे ही टेंट के अंदर जाती है तो फिर हम लोग चैंग के चेहरे के ऊपर मुस्कान देखते हैं। बेशक ये साला नहीं रुकने वाला था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ जी, जैसे ही टेंट के अंदर कदम रखती है तो फिर चैंग तुरंत वहां से खिसक लेता है। इसके बाद वो भागते हुए इधर उधर घूमने लगता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने जो उसे इन्फॉर्मेशन दी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने सिर्फ चैंग को इतना ही बताया था कि वो भाई 1-2 हजार साल वाल पीछे आ चुके हैं बस। लेकिन चैंग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं थी कि वो यहाँ पे फाइट को कर सके, क्योंकि उसे आर्टिफैक्ट की मास्टर यानी कि जो चैंगजी है उसे बैटल के अंदर जिंदगी बचानी है, जिसके बाद उसे आर्टिफैक्ट का मास्टर भी बनना है, तभी तो मिशन पूरा होगा और पैसे मिलेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग पूरे बॉर्डर में इधर उधर घूमने लगता है और वो हर जगह के नयाजा लेता है। और इसे ये भी पता चलता है कि जो डीमंस है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं फाइट करने के लिए और वो युद्ध को शुरू करने ही वाले थे और वो पूरी तरीके से तैयार थे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे 3 दिनों तक यहाँ पे जिंदा रहना है चैंग जी के साथ और उसे रक्षा करनी है। और जैसे ही 3 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर उसका मिशन अपने आप ही पूरा हो जाएगा। इसीलिए चैंग को यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, उसे बस यहाँ की जो हेवनली कॉन्टिनेंट थी उसको देखना था और उसे ये पता करना था कि डीमंस लॉर्ड और डीमन जनरल्स की पावर कितनी है जिनके साथ वो उन्हें फाइट कर सके। और उसी के मुताबिक चैंग आगे बढ़ने वाला था और वो आसानी के साथ इन सभी चीजों को पूरा कर सकता था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि 3-4 डीमन की नजर चैंग के ऊपर पड़ जाती है और वो चैंग को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये हानजी का पालतू कुत्ता है जो कि इधर उधर घूम रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन चैंग के ऊपर हमला कर देते हैं और उससे कहते हैं कि हानजी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मास्टर हेइसा के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और किसी पालतू कुत्ते के साथ यहाँ पे घूम रही है। और यहाँ तक कि डीमन बॉर्डर के ऊपर उसकी जरा से भी इज्जत नहीं की जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो आसानी के साथ उस डीमन के अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। वो डीमन भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस कुत्ते की स्पीड तो कुछ ज्यादा ही कम है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हेइसा लॉर्ड आ जाता है जो कि दिखने में पता नहीं क्या था लेकिन आता है। जिसके बाद हेइसा आगे से कहता है कि इस पालतू कुत्ते को मार दिया जाए, जिसके बाद हानजी उसकी प्रेम को ठुकरा नहीं पाएगी। इधर हम लोग हानजी को देखते हैं जो कि कोई उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना आर्टिफैक्ट की यहाँ पे आने की। हमें पता चलता है कि ये हेड की क्लैन है और साथ ही में इनका नाम लूक है। और लूक हानजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि गॉडेस का आर्टिफैक्ट उनके प्लान को पूरा करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी हानजी की बेइज्जती करने लगते हैं, ये कहते हुए कि हानजी सफल के नाम पे असफल है। हानजी उन लोगों से कहती है कि वो दोबारा जा रही है और अगर वो वापस नहीं आती है तो फिर उसकी आखिरी इच्छा यही है कि उसका मेमोरियल टैबलेट यहाँ पे बना दिया जाए। लुक आगे से कहता है कि वो एक पुराने हीरो की बेटी है, इसीलिए हर किसी को उसी से उम्मीद है, लेकिन उसके क्लैन वालों ने उसको पसंद करना बंद कर दिया है और उसे ठुकरा दिया है। लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हानजी उनके लिए कुछ अच्छा करेगी। वो लोग हानजी को बताते हैं कि इमोर्टल क्लैन वाले उनके हेवनली डीमन क्लैन को सरपास करते हुए जा रहे हैं और उनकी जरा से भी उम्मीद नहीं है कि वो लोग उनके डीमन क्लैन को जाने देंगे। और अगर उन लोगों ने फ्यूचर यानी कि पास्ट में कभी भी अपने सेलेस्टियल रेस को ना खाया होता तो फिर उन्हें कभी भी इस तरह की चीजों का सामना करना नहीं पड़ता। इसके बाद लुक हानजी से कहता है कि उसने जो कुत्ता पाल के रखा है यानी चैंग को, वो कभी भी आर्टिफैक्ट को लाने में उनकी मदद नहीं करेगा। उसे तो काफी टाइम पहले ही पका के खा लेना चाहिए था और उसकी बोटी निकाल लेनी चाहिए थी। इधर हम लोग देखते हैं कि हेइसा डीमन यानी कि प्रेमी वो चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हानजी आगे से कहती है कि ये उसकी खराब प्लानिंग हो सकती है, लेकिन उसमें उसके सर्वेंट को कोई भी लेना देना नहीं है। और वैसे भी वो चैंग जी के बहुत ज्यादा करीब जा चुका है और साथ ही में उसे कभी भी वो आर्टिफैक्ट मिल सकता है। लेकिन लोग उसके ऊपर डंडी फेंक के मारता है और उसे कहता है कि वो उसका दिमाग कभी भी नहीं पढ़ पाएगी। इंसान कभी भी किसी काम के नहीं आते हैं और साथ ही में विनर्स को हमेशा प्राइज मिलते हैं यानी कि तारीफ, और लूजर्स को कुछ भी नहीं। इसीलिए हानजी कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि हानजी के साथ क्या किया जाना चाहिए। तभी कुछ डीमंस आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि हेइसा डीमन यहाँ का सबसे ताकतवर डीमन है और उसने हाल ही में इमॉर्टल रियलम को सरपास किया है, इसीलिए वो लोग हानजी को उसके हवाले कर सकते हैं और हेइसा डीमन हानजी का अच्छे से ख्याल रख लेगा। जिसके बाद लोग भी इस बात के लिए मान जाता है और वो कुछ लोगों को कह के हेइसा डीमन को बुलाने के लिए कहने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे एक सर्वेंट वहाँ पे भागते हुए आता है और वो बताता है कि हेइसा डीमन अचानक से मारा गया है।
और उसके जितने भी साथी थे वो सभी भी मारे गए हैं, जिससे ल्यूक का मुंह बाहर आ जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो डीमन ल्यूक को बताता है कि ऐसा डीमन एरिना के कोने पे मरा हुआ मिला है और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सभी भी मारे गए हैं। इसके बाद वो सभी भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी इमोर्टल ने वहाँ पे हमला कर दिया है और उनका खेल यहीं पे खत्म होने वाला है। इसके बाद हांजी भी मौके का फायदा उठाती है और वो चैंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जब वो अपने साइड में देखती है तब चैंग कोने में बैठा हुआ था और उससे पूछता है कि बातें हो गई। जिसके बाद हांजी चैंग को पकड़ती है और उसे कहती है कि हम लोग इमोर्टल रियलम में जा रहे हैं, वैसे भी हमारा टास्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही अंदर जाने वाला था तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसे वो पॉइंट मिल चुके हैं जो उसने हैसा डीमन और उसके फॉलोवर को मारे थे। जिसके बाद हम लोग स्विमिंग किंगडम को देखते हैं और हमें आसपास के लोगों से पता चलता है कि स्विमिंग किंगडम जो है वो बॉर्डर के बिल्कुल पास ही में है और डीमन और इमोर्टल रियलम दोनों एक ही पास है। इसीलिए जो गॉडेस है यानी कि चैंग जी वो दिन रात यहाँ पे एनर्जी को प्यूरिफाई किया करती है, नहीं तो डिमोनिक एनर्जी की वजह से वो लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जी अपने आर्टिफैक्ट को लेके बाहर निकलती है और वो अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी उन सभी को प्यूरिफाई कर देती है और चैंग जी का गॉडेस होने के तौर पे यही काम था। जिसके बाद हमें बताया जाता है स्विमिंग किंगडम का असली नाम स्विमिंग वैली है, जो कि इमोर्टल और डीमंस के बिल्कुल बीच में स्थित है और तुम लोग मैप में देख सकते हो कि कहाँ पे क्या स्थित है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पिछले बैटल्स के दौरान जब इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में फाइट हुई थी और डीमंस अचानक से इमोर्टल्स के ऊपर रश करके इमोर्टल वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे एशियन बीस्ट ने उनके ऊपर हमला किया और उन्हें खदार भेजा। इसके बाद एशियन डीमन लॉर्ड और उसके हजारों डीमन जनरल्स को यहाँ पे सील कर दिया गया और उस भयानक युद्ध के बाद जितने भी इंसान बचे थे और साथ ही में इमोर्टल्स थे उन सभी ने फैसला किया कि वो लोग इस वैली को स्विमिंग किंगडम का नाम देंगे और इसी को अब से नया घर कहेंगे और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन इसके अलावा जो डिमोनिक एनर्जी थी वो लगातार डिमोनिक अबायस कॉन्टिनेंट से भेजी जा रही थी, इसीलिए जो सील थी वो हमेशा धीरे धीरे के टूटा करती थी और डीमन लॉर्ड ने भी कभी भी गिव अप नहीं किया था और वो भी सील को तोड़ने की कोशिश किया करता था। इसीलिए यहाँ पे गॉडेस को रखा गया था जो कि एक प्यूरिफिकेशन सेरेमनी को रखती थी, जिसकी मदद से वो इविल एनर्जी को यहाँ से प्यूरिफाई करती थी और उसे महीने में 3-4 बार ऐसा करना ही पड़ता था। बेसिकली डिमोनिक एनर्जी सील को तोड़े तो फिर गॉडेस आके डिमोनिक एनर्जी को ही साफ कर दे और यही चैंग जी का काम था। लेकिन वहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी चैंग जी को अपना भगवान मान लेते हैं और उसको पूजने लगते हैं, लेकिन चैंग जी को ये काफी ज्यादा परेशान करता है और उसे ये अनोइंग लगता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के जो सील को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे उनसे कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि किसी को भी यहाँ पे आने न दिया जाए। ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं और अगर गलती से भी सील टूट गई तो फिर कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। और साथ ही में आज का दिन जो डिमोनिक एनर्जी थी वो कुछ ज्यादा ही खराब थी, यानी कि सही नहीं लग रही थी। इसीलिए चैंग जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कुछ भी घटना हो सकती है, लेकिन सील को मेंटेन करने वाले वो चैंग जी की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उसे हल्के में लेते हैं। लेकिन उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो सील थी उसके अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है और कुछ ही देर बाद वो सील टूट जाती है, जिससे आसपास की जमीन के ऊपर क्रैक पड़ जाता है और सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि क्रैक के पड़ जाने की वजह से एक बच्ची उसके नीचे गिर जाती है और वो क्रैक सीधा उस जगह पे जा रहा था जहाँ पे वो डीमन कैद था। हम लोग देखते हैं कि चैंग जी आगे बढ़ते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं कि पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्विमिंग किंगडम को कुछ भी नहीं होगा जब तक वो यहाँ पे है और वो आसानी के साथ इस सील को फिर से रीसील कर देगी और किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और उस सील को दोबारा सील करने की कोशिश करने लगती है। वो सभी लोग भी चैंग जी से कहते हैं कि चैंग जी है जो कि उन सभी लोगों को बचा सकती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जी उस सील के अंदर चली जाती है जहाँ पे उस डिमन को कैद करके रखा हुआ था और चैंग जी जैसे ही सील के अंदर जाती है तो हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग जिनको सील को मेंटेन करने के लिए रखा गया था वो सभी फिर से फिल्ली हो जाते हैं। बेसिकली सीधे शब्द में कहूँ तो ये सभी लोग कामचोर हैं और ये सारा काम चैंग जी के ऊपर छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि चैंग जी कोई बाहुबली है जिसके बाद हमेशा के लिए फुल्ली स्टेमिना है और वो कभी थकती नहीं है। जिसके बाद अगला सीन सील अरे का होता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही चैंग जी वहाँ पे आती है तो वो डीमन उससे कहता है कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई है सेलेस्टियल रेस की लड़की, लेकिन इस बार हमारी मुलाकात पिछली बार से थोड़ा सा जल्दी हुई है और अगली बार जब मुलाकात होगी तब मैं सीधा ऊपर रहूंगा और मेरा रीबर्थ होगा। हम लोगों को पता चलता है कि ये एशियन डीमन लॉर्ड है
है और इसका नाम है टाओशी। चैंगजी टाओशी से कहती है कि जब तक वो जिंदा है वो कभी भी टाओशी को ऊपर जाने नहीं देगी और किसी को दोबारा मारने नहीं देगी। टाओशी उससे कहता है कि चैंगजी सेलेस्टियल की भेजी गई बस एक कठपुतली है और कुछ भी नहीं, और अगले 3 दिनों के अंदर टाओशी यहाँ से आजाद हो जाएगा। इसके बाद वो जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर वो तुरंत वहाँ पे युद्ध को शुरू कर देगा। इसके बाद वो 9 हेवंस के ऊपर हमला करेगा और उनको भी धूल चटा देगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। और तब चैंगजी को समझ में आएगा कि चैंगजी सिर्फ उन्हीं लोगों को बचा सकती है जिनको टाओशी पीछे छोड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि टाओशी ने उस लड़की को पकड़ रखा था, जिसके बाद टाओशी उस लड़की को चैंगजी के हवाले कर देता है। चैंगजी जैसे ही उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो हम लोग देखते हैं कि टाओशी वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कई सारे भाले बना लेता है, जिसके बाद वो भाला डायरेक्ट जाके चैंगजी के सीने के अंदर घुसता है और आर पार हो जाता है। और टाओशी चैंगजी से कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए तुम किसी को नहीं बचा पाओगी। जिसके बाद वहाँ पे कई सारे भाले आते हैं और वो भी चैंगजी के सीने के अंदर घुस जाते हैं और चैंगजी को वहीं पे लटका दिया जाता है और चैंगजी मारी जाती है। और टाओशी चैंगजी से कहता है कि तुम कितनी बार मर चुकी हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी भी कोई लिमिट है जो कि खत्म होने वाली है। लेकिन चैंगजी आगे से कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो टाओशी को किसी को भी मारने नहीं देगी और न ही उसे यहाँ से कभी बाहर कदम रखने देगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंगजी वहाँ पे अपनी इटर्नल लाइफ का इस्तेमाल करती है और वो फिर से वापस गायब हो जाती है और वो जाते जाते सील को फिर से रीसील करके जाती है और एरिया को लॉक कर देती है। टाओशी आगे से कहता है कि जब समय आएगा तब मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा और मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सील को जैसे ही दोबारा सील कर दिया जाता है तो डिमोनिक एनर्जी गायब हो जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की रो ही रही थी कि उसकी बेटी कहाँ पे चली गई। उसकी बेटी तुरंत उसके सामने आ जाती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो लड़की अपनी मदर को बताती है कि गॉडेस मारी गई है, जिसपे उसकी मदर यकीन नहीं करती है और वो आगे से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, गॉडेस कभी भी नहीं मरेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिफैक्ट फिर से एक्टिव होता है और वो फिर से गॉडेस यानी कि चैंगजी को जिंदा कर देता है। जिसके बाद हम लोग सोमिक किंगडम के किंग को देखते हैं और इसका नाम है क्योटा और ये भी बाकियों की तरह है। इसे भी ऐसा ही लगता है कि चैंगजी एक अल्टीमेट मशीन है जो कभी भी नहीं थकती है और इसकी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी और उसके बाकी लोग भी यही सोचते थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंगजी टा से कहती है कि हेवनली डीमंस काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए उन्हें केयर फ्री नहीं होना चाहिए और डीमंस हमेशा इसी बात में लगे रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो सील को तोड़ सके और दोबारा के दोबारा इस जंग को दोबारा शुरू कर दे। चैंगजी उन लोगों को ये भी बता देते हैं कि टाओशी ने ये बताया है कि वो अगले 3 दिनों के अंदर सील को तोड़ देगा। इसके बाद वो फिर से बाहर निकलेगा और तबाही मचाना शुरू कर देगा, इसीलिए किंगडम शायद से दोबारा तबाही को फेस कर सकता है। लेकिन टा चैंगजी की बातों को मजाक में लेता है और उससे कहता है कि चैंगजी यहाँ पे मजाक कर रही है। चैंगजी उसे बताती है कि मजाक नहीं है, दिस इज द सीरियस पॉइंट। लेकिन जो किंग था वो आगे से कहता है कि उनका स्विमिंग किंगडम बीच में सैंडविच की तरह है जो कि डीमन वर्ल्ड और इमॉर्टल वर्ल्ड के बीच में पिस रहा है, इसीलिए वो लोग चाहे जितने भी पर फड़फड़ा ले लेकिन उन्हें कभी भी फायदा नहीं होता है और उन्हें हमेशा नुकसान ही होता है। बेसिकली वो लोग अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे थे और कभी भी उनके किंगडम का सफाया हो सकता था। इसीलिए किंगडम उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे एक नई रणनीति को अपनाने वाले हैं जिससे उन्हें फायदा होगा। वो लोग अगली जंग में हिस्सा लेंगे इमोर्टल्स के साथ में और साथ ही पूरी डिमोनिक स्पीसीज को उड़ा देंगे, जिससे उन्हें फायदा तो फायदा होगा ही, साथ ही में जब टासा अगर सील को ब्रेक करके वापस आ भी जाता है तो फिर उसके पास सबऑर्डिनेट्स नहीं होंगे और वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर टाओशी को भी मार देंगे और उन्हें फायदा ही फायदा होगा। लेकिन चैंगजी वहाँ भी फिर से चिल्ला के कहती है कि बात को हल्के में ना लिया जाए। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि किंग इस बात को ध्यान से लीजिए, अगर टाओशी बाहर आता है तो वो सबसे पहले आपकी ही गर्दन काटेगा। चैंगजी इतना कहने के बाद चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन किंग डा फिर भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और वो आगे से कहता है कि लड़कियों की यही आदत होती है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोल देती है। जिसके बाद हम लोग चैंगजी के मेंशन को देखते हैं और चैंगजी के मन के सामने हम लोग एक नए कुत्ते को देखते हैं जो कि खुद को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझता है, यानी कि इसकी शकल सूरत अच्छी है तो इसे ऐसा लगता है कि चैंगजी इसके ऊपर फिदा हो जाएगी। चैंगजी वहाँ पे आती है और वो उसकी शकल देखती है, जिसके बाद वो अपनी फीमेल सर्वेंट से कहती है कि ये नॉर्मल सा ही है, इसे दूसरे रूम में भिजवा दो। लेकिन वो जो चिकना बंदा था वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था, तो फिर चैंगजी ने जो बोला था वो उसके मन में इस तरह से हिट करता है कि चैंगजी उसे पसंद करने
लगी है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि चैंगजी को खूबसूरत आदमी कुछ ज्यादा ही पसंद है और उसे पूरा यकीन था कि उसकी ये 4000 साल की मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि वो इतना सुंदर जो है। और वैसे भी चैंगजी को खूबसूरत मर्द पसंद है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो चैंगजी को कॉन्कर कर लेगा तो फिर उसको किंग के बाद का सबसे हाईएस्ट स्टेटस मिल जाएगा। जिसके बाद वो लड़का भाई वो सर्वेंट से पूछता है कि उसे नहा लेना चाहिए बेड के अंदर जाने से पहले, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती है, जिसके बाद वो उसका कॉलर पकड़ती है और उसको एक रूम के अंदर धक्का दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हारा नंबर 234 है और अब से तुम यहीं पे रहोगे और अच्छे से हर किसी से बात करना। वो बंदा जैसे ही अपने रूम को देखता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे हर तरह का कैरेक्टर है, लूफी से लेके नारुतो तक, और उसे समझ में नहीं आता है कि उसको ये भद्दा सा कमरा क्यों दिया गया है। वैसे नारुतो उसे देख के ये कहता है कि देखो तो एक नया बकरा आ चुका है, वाओ। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए उस सर्वेंट से कहता है कि मैं यहाँ पे गॉडेस को सर्व करने के लिए आया हूँ और व्हाट द फक आई एम डूइंग हियर। और वो सर्वेंट उसे कहती है कि खुद को कुछ ज्यादा ऊंचा ना समझो, लेकिन वो बंदा आगे से कह रहा था कि चैंगजी को उसकी खूबसूरती देखने का एक मौका तो दिया जाए, क्योंकि उसे अपनी ब्यूटीफुल पने पे कुछ ज्यादा ही यकीन था और उसे पक्का यकीन था कि कोई भी लड़की उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। लेकिन वो सर्वेंट उसे उंगली करते हुए कहती है कि तुम चैंग कैंग की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो और इससे अच्छा यही होगा कि तुम अपनी दुनिया में ही जियो और रियलिटी में ना आओ। इस पे वो बंदा आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है चैंग, जरा मुझे उसे देखने दो कि वो कौन सी खेत की मूली है। जिसपे वो सर्वेंट उसे कहती है कि तुम उसके बाल के बराबर भी नहीं हो, वो असल में गॉडेस का स्वीट हार्ट है। खैर उसी टाइम पे हम लोग उसके स्वीट हार्ट को देखते हैं। चैंग जैसे ही अपने कमरे के अंदर आए थे तब उसके सामने एक पोर्टल खुला हुआ था जिसको हांजी ने खोला था और चैंग उसे कह रहा था क्या इस टेलीपोर्टेशन की वजह से क्या मैं चैंगजी के दिल के अंदर जा सकता हूँ। चैंगजी जैसे ही उन दोनों को अपने कमरे के अंदर देखती है तब वो थोड़ा सा नाराज होती है और वो हांजी से कहती है कि एक सिर्फ यही है जो कि मेरे कमरे के अंदर इस तरह से टेलीपोर्टेशन सर्कल को खोल सकती है और वो है मेरी छोटी बहन। वहीं पे हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि वो घर के बाहर ही एग्जिट गेट को खोलने वाली थी, लेकिन चैंग कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था इसीलिए उसका हाथ फिसल गया और वो यहाँ पे आ गई। खैर हांजी को सिर्फ आर्टिफैक्ट से मतलब है, बाकी सब गया तेल लेने। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हांजी चैंग को चैंगजी की तरफ धक्का दे देती है और उससे कहती है कि ये नालायक कुत्ता सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता है और मुझे ऐसा कुत्ता नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद वो जाते हुए चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। जिसके बाद वो चैंगजी से कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि चैंगजी को कोई ऐसा सर्वेंट मिल जाएगा जो कि उसे इतना ज्यादा लॉयल होगा। जिसके बाद वो जाते हुए हल्के से चैंग से कहती है कि मिशन के बारे में मत भूलना। चैंग भी आगे से कहता है कि ओके नहीं भूलूंगा। वहीं पे चैंगजी को ये सब कुछ पता था कि ये दोनों मिलकर कौन सी मिली भगत कर रहे हैं और उसे ये भी पता था कि इन दोनों ने कौन सा प्लान बनाया है और कैसे ये लोग आर्टिफैक्ट को लेने वाले हैं। खैर वैसे चैंगजी हांजी को अपनी छोटी बहन ही मानती है और वो कहती है कि हांजी हमेशा से ही कमजी और बेवकूफ थी, वो हमेशा से अपनी बातों को बता देती थी भले ही वो छुपाना चाहती हो। जिसके बाद चैंगजी वहाँ से पीछे मुड़ जाती है और वो चैंग से कहती है कि चलो हम लोग चल के नहा लेते हैं और उसके बाद तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओगे। जिसके बाद हम लोग चैंग के चेहरे के ऊपर शैतानी मुस्कान देखते हैं और वो कहता है कि वाओ वाओ, अब मैं सोचता हूँ कि मुझे कौन कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के पास आता है और उसे कहता है होस्ट आई हैव अ गुड सजेशन, आई विल टीच यू 9 मसाज टेक्निक। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग को भाई बाथ हाउस के अंदर लेके जाती है और वहाँ पे जो भी सर्वेंट थी वो सभी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि गॉडेस चैंगजी ने पहली बार किसी मर्द को अपने साथ नहलाने के लिए लाई थी। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जिसके चेहरे के ऊपर अभी भी वही मुस्कान थी और वो बेचारा इस बात से परेशान था कि उसे पीठ को सामने से साफ करना चाहिए या फिर आगे से। इसके बाद चैंग से कहती है क्या तुम करना शुरू करोगे, जिसपे चैंग आगे से भाई लाल हो जाता है और वो कहता है कि यस मैम। इसके बाद चैंग की नाकों से खून बहने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि गॉडेस आज मैं आपको दिखा दूंगा हैंड ऑफ गॉड की असली ताकत। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो अपने हाथ में कपड़े को बांधता है। जिसके बाद वो चैंग की पूरी बॉडी के ऊपर मसाज करने लगता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि चैंगजी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको एक चीज जरूर समझ में आती है और वो है मजा। खैर उसी टाइम पे हम लोग बाथ हाउस के सर्वेंट को देखते हैं और उन सभी के चेहरे लाल हो जाते हैं चैंग की टेक्निक को देख के और वो तीनों एक साथ कहती है कि ये कौन सी टेक्निक है भाई, कौन सी दुनिया से लेके आए हो। चैंगजी मसाज लेते हुए चैंग से कहते हैं कि चैंग ने ऐसा कई सारे लड़कियों के साथ किया होगा और उसे मसाज दी होगी। बेसिकली वो हांजी का ताना चैंग को मार रही थी। इस पे चैंग आगे से कहता है कि चैंगजी वो पहली औरत है जिसको चैंग ने मसाज दी है और वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट है। लेकिन जो चैंग था वो वहाँ पे जुआनचू के बारे में बता देता है कि वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट बंदा है और उसने पहले किसी एक औरत को देखा है जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है और वो उससे खूबसूरत लड़की से पहले कभी भी नहीं मिला है। लेकिन ये काफी दुख की बात है
है कि जब मैं उससे मिला था तब मैंने कपड़े पहन रखे थे और ये सिचुएशन चैंग जी की सिचुएशन से बिल्कुल मैच कर रही थी। इसीलिए चैंग जी को ऐसा लगने लगता है कि चैंग उसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद चैंग वहाँ पे ये भी कहता है कि चैंग उससे शादी करेगा यानी जुवानचो से, जैसे ही उसे चीज मिल जाएगी यानी कि आर्टिफैक्ट। इसके बाद वो अपनी पूरी दुनिया बसा लेगा उसी के साथ यानी कि फैमिली पूरी करेगा। लेकिन चैंग जी ये सभी बातें अपने ऊपर समझ लेती है और वो अपने मन के अंदर कहती है कि साले मैंने अभी तक तुझसे शादी करने का वादा नहीं किया है। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये दुख की बात है कि चैंग सिर्फ एक नॉर्मल सा मॉडल बंदा है यानी कि कोई कल्टीवेशन वाला नहीं, और अगर गॉडेस किसी ऐसे के साथ शादी करेगी तो फिर ये बात कुछ जचेगी नहीं ना। लेकिन उसी टाइम पे चैंग अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है जो कि था फुट मजाज, जिसके बाद वो एक एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाता है जिसे चैंग जी का रोम रोम खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शर्मा के कोने में खड़ी हो जाती है। चैंग को ऐसा लगता है कि उसने चैंग जी को गुस्सा दिला दिया है, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चैंग जी को देखते हैं जो कि शर्म के मारे लाल पीली हो रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये साले चैंग को इस तरह की टेक्निक्स के बारे में कैसे पता चला जो कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। इसके बाद चैंग जी वहाँ पे खड़ी होती है और वो चैंग से कहती है कि वो चैंग के इंटेंशन को समझ चुकी है लेकिन अभी शादी के लिए काफी ज्यादा जल्दी हो रही है। जिसके बाद चैंग जी चैंग से कहती है कि यहाँ पे अभी कोई सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जिसके बाद चैंग जी आगे बढ़ती है और वो चैंग को सील के टूटने और डीमन के बाहर आने के बारे में सब कुछ बता देती है और वो चैंग से कहती है कि चैंग अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और वो अभी के लिए सोमिंग किंगडम को छोड़ के चला जाए, क्योंकि जब गॉडेस उस बीस्ट के साथ फाइट कर रही होगी तब उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि वो चैंग को बचा सके, और वैसे भी उस टाइम पे वो इमोर्टल्स के साथ होगी। लेकिन चैंग आगे से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है, वो चैंग जी की साइड कभी भी नहीं छोड़ेगा और उसी के साथ खड़ा रहेगा, और जब तक चैंग यहाँ पे है चैंग जी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन चैंग जी आगे से एक अजीब और क्रीपी सी मुस्कान देती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि इस बेवकूफ को पता भी नहीं है कि डीमन अटैक क्या होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जब ये कह रहा है कि ये मेरी रक्षा करेगा तब ये डर के मारे अंदर से काम रहा होगा। जिसके बाद भाई चैंग जी उसे कहते हैं कि अभी के लिए चलो बेडरूम में चलते हैं और डोगी डोगी बूगी बूगी करते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग भाई आराम से लेटा हुआ था, वो भी बूगी बूगी करने के बाद, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे टेक्निक्स की वजह से इसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो चुका है और मेरी मदद से ये आराम से सो पा रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अपनी रियल फॉर्म में आता है और वो आगे से कहता है कि एशियन हेवनली डीमन, चलो देखते हैं कि ये चीज क्या है और इसके साथ क्या करना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उड़ते हुए उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे सील थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है तब उसको यही सब सुनाई देता है कि सील को मेंटेन करने वाले बात यही कर रहे थे कि गॉडेस खुद को कुछ ज्यादा ही हाई पावर वाली समझती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही है जो कि इस सील को दोबारा रीसील कर सकती है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे किंग को कोई नया तरीका पता चल जाएगा वैसे ही हम लोग उसे यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद वो यहाँ की गाय के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगी और कुछ ज्यादा नहीं। इसे चैंग को याद आता है कि चैंग जी ने नहाते समय उससे कहा था, हालांकि वो हर बार सील को हमेशा सील कर देती है लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा टूटती रहती है और सील हमेशा छोटे से छोटे टाइम में वो बार बार ब्रेक होती रहती है। लेकिन चैंग जी की डिवाइन पावर है उसे रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए अगर उसकी डिवाइन पावर वापस आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो फिर डिस्ट्रक्शन पूरी सिटी के अंदर फैल जाएगा, और उसे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा होगा जरूर कि वो कभी भी डीमन को नहीं रोक पाएगी और डीमन पूरी सिटी को बर्बाद कर देगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अंदर जाते हुए उन लोगों से कहता है कि कुछ सीलर्स जिनको सेल को मेंटेन करना चाहिए वो यहाँ पे मक्खियां मार रहे हैं। वो सभी सीलर्स जैसे ही चैंग को देखते हैं तो फिर वो उससे पूछते हैं कि चैंग कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो सील टेम्पल के अंदर आ गया। चैंग आगे से अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि चींटियों को कुछ चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो एक ही झटके में उन्हें जला के मार देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही उन वेपन्स को उठाता है जिनकी वजह से वो डिवाइन पावर को मेंटेन करते हैं तब उसे पता चलता है कि इन वेपन्स की वजह से जो असली डिवाइन पावर है वो किसी और जगह पे भेजी जा रही है, न कि सील को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो सील थी वो टूट जाती है और वो सील जैसे ही टूटती है तो फिर चैंग जी को भी इसके बारे में पता चल जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो सील जैसे ही टूटती है तो फिर वहाँ पे बेहद डेमोनिक एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी पूरे सुमिंग किंगडम को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद चैंग जी तुरंत अपने बिस्तर से उठ जाती है और वो तुरंत उस तरफ आगे बढ़ने लगती है जहाँ से डीमन बाहर निकलने वाला था। इसके बाद हम लोग हान जी को देखते हैं और उससे भी पता चल जाता है कि एशियन डीमन आजाद हो चुका है और वो दोबारा जिंदा होने वाला है, और हान जी को इतना जरूर पता था कि सील बिना आर्टिफैक्ट के आजाद नहीं हो सकती है। इसीलिए हान जी को यकीन हो जाता है कि चैंग ने सक्सेसफुली उस आर्टिफैक्ट को चुरा लिया है चैंग जी के साथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं किंग टाको
जिसको खून के आंसू रोने की जरूरत पड़ रही थी और उसे यकीन ही नहीं होता है कि सील टूट चुकी है। जिसके बाद वो चिल्ला के कहने लगता है कि इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाओ और उनसे मदद लेके आओ। इसके बाद अगला सीन डीमन डोमेन का होता है और हम लोग वहाँ पे कॉन्ग मिंग को देखते हैं और अभी के लिए ये असिस्टेंट कमांडर है। इसके बाद कॉन्ग मिंग अपने लोगों से कहता है कि टीम को असेंबल करो, हम लोग बैटल के लिए तैयार होने वाले हैं, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। जिसके बाद हम लोग टॉसी को देखते हैं और वो हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि इस दुनिया के अंदर अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। मैं दोबारा से सरफेस के वापस जाऊंगा और पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दूंगा और मैं इसकी शुरुआत इमोर्टल वर्ल्ड से करूंगा। जिसके बाद टॉसी अपनी सील से आजाद होता है और वो उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और इसका पहला टारगेट चैंग जी थी, क्योंकि उसी ने इसे इतने सालों तक यहाँ पे बंद करके रखा था। और टॉसी इस बात की कसम खा लेता है कि वो शुरुआत चैंग जी के साथ ही करेगा, उसके लाखों टुकड़े करके, और उन सभी को एक फ्लैग में लटका देगा, इस बात को साबित करने के लिए कि वो उस पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद वो उड़ते हुए ऊपर जाने लगता है और कहता है कि एशियन किंग वापस आ रहा है। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग अपने हाथ को ऊपर बढ़ाता है और उसके सर को पकड़ता है और उसे कहता है कि लाल छिपकली किधर जा रहा है, अभी तो मैं तुझे कोट की कश्मीरी मिर्च बना के बेचूंगा। जिसके बाद चैंग टॉसी को पकड़ता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। जिसके बाद टॉसी खड़ा होता है और वो चैंग से कहता है कि तुम कौन हो, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर अभी के लिए सिर्फ वो लड़की ही है जो कि मुझे रोक सकती थी, लेकिन अब वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये अचानक से कौन आ गया जो कि अपने एक हाथ के साथ ही मुझे नीचे पटक सकता है। हम लोग देखते हैं कि चैंग खड़ा होता है और वो आगे से कहता है कि बस पास ही से गुजर रहा था, तभी याद आया कि कश्मीरी मिर्च बनाने के लिए लाल छिपकली चाहिए, तो फिर यहाँ पे चला आया।